विवेक, रिया और कबीर। कॉलेज के बाद किस्मत ने तीनों को एक ही कंपनी में नौकरी दिला दी और रोज की वही मीटिंगें, वही टारगेट और वही थकाने वाली ऑफिस की जिंदगी तीनों को अंदर ही अंदर खा रही थी। विवेक और रिया का रिश्ता भी उसी ऑफिस के बीच शुरू हुआ था, पर दिन भर की बातें और साथ बिताए गए लंच ब्रेक ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। कबीर, जो इन दोनों का भरोसेमंद दोस्त था, हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। उस दिन लंच टाइम में तीनों दोस्त ऑफिस के कैंटीन के कोने में बैठे थे और फिर रिया ने अचानक कहा, यार मेरे घर में शादी पड़ी है मेरे मामा के बेटे की, और अगले ही हफ्ते है, लेकिन जगह थोड़ी दूर है और नाम भी थोड़ा अजीब सा है, सुहागी पहाड़ी। सुना है इलाका थोड़ा सुनसान है। हाँ। लेकिन सोच रही हूँ तीनों साथ चलें, ऑफिस की भागदौड़ से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। विवेक ने रिया की ये बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, घूमना भी होगा और शादी भी, परफेक्ट बहाना है। कबीर मुस्कुराते हुए तुरंत खड़ा होकर बोला, और इस वीकेंड निकलते हैं। बस फैसला उसी मेज पर हो गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये थोड़ा घूमने का प्लान उन्हें उस जगह खींच ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तो दूर, सोचना भी किसी बुरे ख्वाब जैसा था। रात 10:30 बज रहे थे और विवेक कार चला रहा था। रिया कार में आगे बैठी हुई थी और कबीर पीछे की सीट पर हल्की नींद में टेक लगाकर बैठा था। विवेक, तुम ठीक तो हो? कितनी देर हो गई है? हम शाम 6 बजे चले थे, अब 11 बजने वाले हैं। अभी तक कोई बड़ा कस्बा या शहर नहीं आया। रिया की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। विवेक ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में थकान थी। यार मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि और कितना चलना पड़ेगा। गूगल मैप भी कब का बंद हो चुका है और यहाँ तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। उसने पीछे मुड़कर कबीर को जगाया। कबीर नींद में ही बड़बड़ाया, मुझे एक अजीब सा सपना दिखा विवेक। एक जगह बहुत सारी लाइट्स थी और वो सब हमें बहुत अजीब तरह से देख रही थी। रिया ने झड़क कर उसे चुप करा दिया। इस डरावने सन्नाटे में ऐसी बातें सुनकर तीनों के मन में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और उन तीनों की कार उस गहरे अंधेरे में धीरे होती जा रही थी। वे समझ चुके थे कि वो अब रास्ता भटक चुके हैं। हर तरफ घने और ऊंचे पेड़ थे और हर तरफ गहरा अंधेरा हर तरफ था। आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, बस एक खामोशी भरा सन्नाटा था। तभी विवेक ने गाड़ी की हेडलाइट डिम की और आंखें छौंकाते हुए बोला, रुको, वो देखो सामने क्या है। दूर बिल्कुल सूने खुले मैदान जैसी जगह में अचानक बहुत सारी तेज रोशनियां और एक बड़ा सा पंडाल दिखा और उनको दूर आते हुए हल्की सी शहनाई की धुन सुनाई दे रही थी। ओह माय गॉड, विवेक, शादी! ये पक्का वही जगह है। देखो कितनी दूर से दिख रहा है। कबीर तुरंत उठ गया और खिड़की से झांकते हुए बोला, वाह, इस सन्नाटे में इतनी बड़ी पार्टी, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। बस यही जगह होगी, चलो चलो। उस वक्त उन तीनों के लिए वो रोशनी उम्मीद की एक किरण थी। उनकी थकान, उनका डर, सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं, बल्कि किसी जाल की शुरुआत थी। विवेक ने कार को खेत के कच्चे रास्ते पर उतारा। कुछ दूर चलकर एक छोटा सा लेकिन भव्य एंट्रेंस गेट दिखा। तीनों कार पार्क करके पंडाल के पास पहुंचे। वहां का माहौल पहले तो सामान्य लगा। लोग शादी के जोड़ों में थे, खाना खा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे थोड़े फीके थे, जैसे उन पर कोई भाव ना हो। नमस्ते अंकल। क्या ये मेहता खानदान के बेटे की शादी है? हम उनके रिश्तेदार हैं। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, उन्हें बहुत अजीब तरह से घूरता है। नहीं बच्चों, ये तो पांडे जी के लड़के की शादी है। शायद आप लोग गलत जगह आ गए हो। रिया, विवेक और कबीर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कबीर ने बोला, अरे यार, ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे हम लोग? अरे नहीं, अब क्या करें? विवेक, सुबह होने में अभी बहुत वक्त है। हम इतने सूने रास्ते पर अब कहाँ ढूंढेंगे? कबीर ने घबराहट में हंसने की कोशिश की,
अब तो हमारी नींद और थकान सब खत्म। अब मेहता जी की शादी ढूंढने के चक्कर में जंगल में ही ना सोना पड़ जाए। आप लोग थक गए होंगे, एक काम करो, खाना खाकर जाओ। आप अब हमारे मेहमान हो। रात हो चुकी है और आप इतनी दूर भटक कर आए हो। हम गांव वाले मेहमान को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देते। विवेक को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन थक चुके होने के कारण उन्हें लगा कि थोड़ी देर रुकना ही ठीक रहेगा। रिया भी सहमत थी। तीनों ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ अंदर जाना शुरू किया। वो अजनबी व्यक्ति उन्हें अंदर जाते हुए घूरी हुई आंखों से देखता रहा। जितना वे उन रोशनियों के करीब जा रहे थे, उतना ही उनके दिल में एक ठंडी सी लहर उठ रही थी। पंडाल के अंदर शादी की रस्में चल रही थीं। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। शहनाई की धुन हर तरफ गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन वहां बैठे लोगों का व्यवहार अजीब था। माहौल खुशियों का था, पर चेहरों पर खुशी नहीं थी। आंखों में सिर्फ एक खालीपन। रिया ने कबीर के कान में फुसफुसाया, इनको देखो कबीर, कोई बात नहीं कर रहा, बस इधर उधर घूम रहे हैं और हमें ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम कोई अलग ग्रह से आए हों। कबीर ने भी माना कि उसे भी ये सब अजीब लग रहा है। खुद को शांत करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप सेल्फी ले ली। कुछ याद तो रहेगी। जब वे सेल्फी ले रहे थे तो आसपास खड़े कुछ लोग तुरंत उनकी तरफ मुड़कर उन्हें बड़े अजीब तरह से देखने लगे। विवेक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, चलो अब थोड़ा खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज लगी है। तीनों एक टेबल पर बैठे। खाना सामान्य शादी जैसा दिख रहा था। परोसने वाले लोग बिल्कुल खामोश थे। दाल तो बहुत अच्छी लग रही है, चलो शुरू करते हैं। रिया जैसे ही अपनी प्लेट में पहला निवाला डालने वाली थी, उसकी नजर नीचे गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घबराई हुई आवाज में उसने विवेक से पूछा, विवेक, ये क्या है? विवेक और कबीर दोनों ने रिया की प्लेट की तरफ देखा। दाल के ठीक बीच में एक इंसान की साफ साफ कटी हुई उंगली पड़ी थी। ये क्या मजाक है? विवेक ने अपनी प्लेट की तरफ देखा। उसकी प्लेट में रोटी के पास बालों का एक गुच्छा और एक छोटा सा भूरा मुरझाया हुआ कान का हिस्सा पड़ा था। कबीर चीख पड़ा, मेरे प्लेट में भी कुछ पड़ा है। उन तीनों की आंखें फटी रह गईं। ये कोई मजाक नहीं था। वो सब कुछ इतना वास्तविक था कि उनका पूरा शरीर कांप उठा। वे ना चीख सकते थे, ना भाग सकते थे और डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे ऐसी दावत में थे जहां ऐसा लग रहा था कि मेहमान ही भोजन हो। तीनों ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और तब उनकी नजर आसपास बैठे लोगों पर गई। शादी के सभी लोग जो खाना खा रहे थे, वे सब उनकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो खामोशी नहीं थी। अब वहां एक अजीब सी, बहुत हल्की, डर पैदा करने वाली मुस्कुराहट थी। उनकी नजरों में अब मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि शिकार को देखने की एक भूख थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दबे हुए डर से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। शोर न करो और चुपचाप धीरे से उठो। तीनों बहुत आराम से बिना कोई शोर किए अपनी कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ चलने लगे। हर कदम पर उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे से उनका हाथ पकड़ लेगा। पंडाल से थोड़ा दूर गेट की तरफ पहुंचकर विवेक ने घबराहट में अपना फोन निकाला। वो सेल्फी को देखना चाहता था जो उन्होंने थोड़ी देर पहले ली थी। वो सेल्फी मैं बस चेक करना चाहता हूं कि हमें वहम तो नहीं हो रहा। विवेक ने रिया और कबीर से कहा। विवेक ने गैलरी खोली और जब उन्होंने तस्वीर देखी तो उनकी रूह कांप गई। डर की पहली दीवार टूट चुकी थी। सेल्फी के बैकग्राउंड में जहां हजारों लोग होने चाहिए थे, वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा था। पंडाल की दीवार, एक खाली कमरा और बस तीनों दोस्त। रिया की सांस तेज हो गई। लोग कहाँ हैं? हमने तो ये तस्वीर उन सब के बीच में खड़े होकर ली थी। ये क्या हो रहा है? हमारा वीडियो और हमारी आंखों की सच्चाई अलग क्यों है? ये शादी असली नहीं है। उस वीडियो में
उन तीनों को उस जगह का असली चेहरा दिखा। वो सिर्फ एक पर्दा था। उस वीडियो में विवेक, रिया और कबीर बहुत साफ दिखते थे, लेकिन उनके पीछे का पूरा पंडाल बिल्कुल अंधेरा था। वहां एक भी रोशनी नहीं थी, कोई दूल्हा नहीं, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ खाली टूटी फूटी जमीन और पेड़ों का अंधेरा। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग, ये शादी, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। ये कोई भूतों की बारात है। जल्दी चलो। कबीर चीखा। तीनों जोर से डर से कांपते हुए कार की तरफ भागे। उनके पीछे से शादी के लोगों की हंसी की बहुत तेज आवाज आई, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहे हों। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वही अजनबी व्यक्ति जिसने उन्हें रोका था अब गेट पर खड़ा था और मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रहा था। तीनों तेजी से कार में घुस गए। विवेक ड्राइवर सीट पर बैठा और चाबी घुमाई। इंजन हिला, ग्रर ग्रर की आवाज आई, पर स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं, अभी क्यों बंद हो गया? बाहर वे लोग पंडाल से निकलकर कार की तरफ धीरे धीरे चलने लगे। उनके चलने का तरीका अजीब था, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। भगवान के लिए स्टार्ट हो जा, रिया रोते हुए बोली। विवेक ने तीसरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। कार एक लंबी वूम की आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। विवेक ने तेजी से कार को उस कच्चे रास्ते पर दौड़ाया जहां से वे आए थे। 5 मिनट तक तेज ड्राइव करने के बाद उन्हें लगा कि वे निकल गए, लेकिन तभी आगे एक छोटा सा मोड़ आया। विवेक ने कार को घुमाया और सामने का नजारा देखकर कार में एक साथ सन्नाटा छा गया। वही रोशनियां, वही पंडाल का गेट और वही तेज लाइट्स। नहीं, ये क्या है? हम तो उससे बहुत दूर निकल चुके थे। कबीर डर से कांपने लगा। ये रोड नॉर्मल नहीं है, ये हमें जाने नहीं देगी। हम यहाँ फंस चुके हैं। विवेक ने घबराहट में तुरंत कार को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। वो इतनी तेजी से कार चला रहा था कि उन्हें महसूस हुआ कि वे अब एक नए और गहरे अंधेरे में घुस रहे हैं। सिर्फ 3 मिनट और ड्राइव किया और फिर एक और मोड़ आया। जैसे ही उन्होंने कार मोड़ी और सामने फिर से वही पंडाल, वही रोशनी, वही गेट था। ये नजारा इतना भयानक था कि विवेक के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। हम लूप में हैं। विवेक ने हार मानकर सिर्फ इतना कहा। वो समझ गया था कि भागना बेकार था। तीनों थक हार कर कार में बैठे रहे। उन्होंने कार का इंजन बंद कर दिया। वे पंडाल की तरफ देख रहे थे। शहनाई की हल्की धुन अब भी सुनाई दे रही थी। उसके साथ बस रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। शादी के सभी लोग पंडाल से बाहर निकल रहे थे। एक एक करके अनगिनत संख्या में उन्होंने कार को आकर घेर लिया। हर चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी और भूख वाली मुस्कुराहट थी। वे लोग कार पर तेजी से हाथ मारने लगे। ठक 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 की तेज आवाज आई। एक लंबा पतला आदमी ड्राइवर साइड की खिड़की से बिल्कुल विवेक के चेहरे से चिपक गया। कबीर पीछे चीखते हुए बोला, दूर हटो, दूर हटो। रिया ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। ये हो क्या रहा है? हमें कोई बचाओ। विवेक ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। मैंने अपनी कार लॉक कर दी है, ये अंदर नहीं आ सकते। उन लोगों ने कार को जोर से पकड़ लिया, तबीयत से खींचा और कार के शीशे चरमराने लगे। तभी सामने ड्राइवर की खिड़की पर एक भयानक आकृति का चेहरा चिपका। उस आकृति ने अपना नुकीला पंजा जोर से शीशे पर मारा। विवेक चीखा। वो स्टीयरिंग को पकड़कर जूझने लगा, लेकिन कार के बाहर खड़ी कई सड़ी हुई लाशों ने मिलकर विवेक को दरवाजे से झटके के साथ बाहर खींच लिया। रिया की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वो और कबीर दहशत से कांपते हुए कुछ नहीं कर पाए। विवेक जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वो उठ पाता, शादी के लिबास में लिपटे वे सारे भूखे चेहरे उस पर टूट पड़े। अंधेरे में सिर्फ चीखने की एक भयानक आवाज आई, जो तुरंत मास्क उतरने की गंदी आवाजों में बदल गई। रिया और कबीर खुद को कार में दबाकर दहशत से कांप रहे थे। अब वो भयानक भीड़ अगले शिकार की ओर भूखे भेड़ियों की तरह आगे बढ़ी। उसी क्षण कार के अंदर डर की उस चरम सीमा पर रिया की चीख निकली, और वो चीख इतनी तेज और इतनी भयानक थी
कि पूरा जंगल का सन्नाटा भी टूट गया। उस तेज चीख के बाद जंगल में अचानक मौत जैसी चुप्पी छा गई।